हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं शेर सिंह पलसानिया आपके लिए लाया हूँ हाई मार्क्स एकेडमी की तरफ से केमिकल रिएक्शन क्लास 10th के लिए। आज हम इस केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल से। क्या होती है केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप की होती है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने के लिए किस किस तरीके के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या होती है केमिकल रिएक्शंस? बेसिकली अगर कहें तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप ओरिजिनल सब्सटेंस लेते हैं वो अपनी नेचर और आइडेंटिटी को लूज करता है और नया केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, नई केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जिसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी डिफरेंट होती है, जिसकी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, इसको कहते हैं केमिकल चेंज। इस केमिकल चेंज में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वही प्रोसेस कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन। वही प्रोसेस कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है मेरे पास कि एक सब्सटेंस ए है, उसके साथ दूसरा सब्सटेंस बी है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ए की अपनी आइडेंटिटी होगी, अपनी नेचर होगी, बी की अपनी आइडेंटिटी होगी, अपनी नेचर होगी। रिएक्ट करने के बाद एक दूसरा सब्सटेंस बनाएंगे जिसकी अपनी खुद की अलग आइडेंटिटी, अलग नेचर होगी। ये एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल था। अगर मैं जनरल एग्जांपल की बात करूं तो यहां पे आता है हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल। कैसे फॉर्मेशन होता है उसकी? अगर मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाता हूं ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब किस तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किस तरीके से अपने आइडेंटिटी को, अपनी नेचर को चेंज करता है और एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, ये पूरा जो भी प्रोसेस होता है वही हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। तो देखिए, इस एग्जांपल की बात करें तो ये जो सब्सटेंस है हाइड्रोजन, ये जो सब्सटेंस है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा हमारा सब्सटेंस है ऑक्सीजन। ये आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने से पहले ये अपनी एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, यानी कि H2 इज कन्वर्टिंग इन 2H। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन एटम में, इसी तरीके से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन एटम में। ये एटम्स अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ गए हैं जहां पे ये आपस में रिएक्ट करेंगे और ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे एक H2O का मॉलिक्यूल। ठीक है, बात समझ में आती है? इस तरीके से रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहां हमने एक केमिकल इक्वेशन लिखी है, इसको एक बार के लिए मैं यहां से इरेज आउट करके आपको एक बार कुछ और चीजें बताता हूं, जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है। ठीक है, इसी एग्जांपल को फिर से लिखते हैं हम कि H2 प्लस में O2 रिएक्ट करके बना रहे हैं H2O। क्लियर है? अभी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है जिसके अंदर सिंबल ऑफ सब्सटेंस को लिखा जाता है। ठीक है, बैलेंस कैसे की जाती है केमिकल इक्वेशन को? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसी भी एलिमेंट के बोथ साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं। किसी भी सब्सटेंस के बोथ साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइडों में आपके नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इस साइड में, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम करने पड़ेंगे। जैसे ही मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को, H2O के पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑक्सीजन का नंबर दोनों साइडों में सेम हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो जाता है। इधर हाइड्रोजन का नंबर 2 है, इधर हाइड्रोजन का नंबर 4 है, तो इधर भी 4 हो जाए इसके लिए फिर से मैं इसको क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इस कंडीशन में हाइड्रोजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में किसी भी एलिमेंट के एटम्स के नंबर अगर सेम हो जाते हैं तो आपकी केमिकल इक्वेशन
बैलेंस्ड हो जाती है। हम इस बैलेंसिंग की प्रक्रिया को एक तरीके से दूसरे एग्जाम्पल के साथ और सीख सकते हैं। वो दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे। सिंपल बेसिक एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं रिएक्शन करवा रहा हूं हाइड्रोजन की ही नाइट्रोजन के साथ, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाते हैं, NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हमें चेक करना है क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड होगी तो हमारे हाइड्रोजन के दोनों साइडों में नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, ऐसे ही नाइट्रोजन के दोनों साइडों में नंबर ऑफ एटम्स हमारे सेम होंगे। चेक करने की प्रक्रिया यही है कि हमें इसमें देखना है कितने हैं, इधर 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन इस साइड में नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 3 है। तो कैसे करें कि ये सेम हो जाए। पहले मैं नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। इस साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम है, इस साइड में 1 है। अगर मैं इस पूरे अमोनिया के मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नाइट्रोजन हो जाते हैं 2। जैसे इधर नाइट्रोजन 2 हुए, जैसे इसमें नाइट्रोजन 2 हुए, हम फिर से चेक करते हैं क्या दोनों साइडों में सेम है। इधर हो गए नाइट्रोजन 2, इधर भी हो गए 2, लेकिन इस साइड में हाइड्रोजन के नंबर हो गए हैं 6। कितने हो गए हैं? 6। हाइड्रोजन के नंबर 6 हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन के नंबर 2 ही है। इसको बराबर करने के लिए, इसको इक्वल करने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइडों में हमारे एटम्स के नंबर सेम हो जाएंगे। इधर भी हाइड्रोजन 6, इधर भी हाइड्रोजन 6, इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2। इस तरीके से हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है बैलेंसिंग का, दोनों साइडों में हमें नंबर सेम करने होते। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, केमिकल रिएक्शंस को। हमने एक बार फिर से कहा कि नए सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि पुराने वाले सब्सटेंस से नई तरीके की प्रॉपर्टी रखता है। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वही केमिकल रिएक्शन होता है। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो सब्सटेंस हमारे रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। पार्टिसिपेशन के दौरान आपस में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और एक नई प्रोडक्ट का या नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जो नया सब्सटेंस बना है वही आपका प्रोडक्ट कहलाता है। जिन पार्टिसिपेंट्स ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था, एक दूसरे से रिएक्शन की थी, वो आपके रिएक्टेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A प्लस में B, दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? AB बना रहे हैं। क्लियर है? तो रिएक्ट करने वाले पार्ट हमारे हैं A एंड B, ये दोनों तो कहलाएंगे रिएक्टेंट्स और ये कहलाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स, जो कि नया सब्सटेंस बना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। हम इस चैप्टर में कुछ केमिकल रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे, जिनमें से हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिटेल में करेंगे। उसके बाद में डिकॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इसको हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए एक एक को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से क्लियर हो पा रहा है, इस रिएक्शन में 2 and more than 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइंडली होते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। बात समझ में आ गई? 2 and more than 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है A, दूसरा है B और तीसरा है C, 3 रिएक्टेंट हो गए। मैंने कहा 2 and more than 2 सब्सटेंस, ये आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने चाहिए, जैसे कि A, B और C का हमारा क्या बन रहा है? एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, खास बात यही है कि आपके रिएक्टेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट सिंगल बनेगा और जो सिंगल होगा वो कंपाउंड होगा। सिंगल जो होगा वो आपका क्या होगा? कंपाउंड होगा, जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में होगा। क्लियर है? अब देखिए, हम रिएक्टेंट्स की बात करते हैं कि 2 and more than जो रिएक्टेंट्स, अगर वो सारे रिएक्टेंट्स अगर एलिमेंट ही होंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसको नाम दे दिया जाता है फर्दर एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि आपके रिएक्टेंट दोनों ही क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने किया था H2 प्लस में O2,
ये दोनों क्या है, एलिमेंट्री फॉर्म है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। ये आपस में रिएक्ट करेंगी और एक मॉलिक्यूल बनाएंगी जो आपका है H2O। क्या है, H2O। क्लियर है। इसके अलावा हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा हम ले सकते हैं कार्बन है, ये एलिमेंट्री फॉर्म है कार्बन की। ये ऑक्सीजन है, ये भी एलिमेंट है। ये दोनों रिएक्ट करके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आती है। उसके अलावा नेक्स्ट टाइप, जब आपका एक रिएक्टेंट तो एलिमेंट हो, दूसरा कंपाउंड हो, अगर ये दोनों आपस में मिलके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं तो कहलाती है एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन आपका एलिमेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, दोनों मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। हमने ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमें दोनों साइडों में देखना पड़ेगा। ये भी बैलेंस नहीं है, ये सिखा चुका हूं। ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि इधर कार्बन एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन इस साइड में 3 है, इधर 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए कि अगर मैं इस पूरे एलिमेंट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। देखिए, ऑक्सीजन है टोटल 4 इस साइड में, और इधर भी ऑक्सीजन है 4, इधर कार्बन है 2, इधर भी है कार्बन 2। तो हर एक एलिमेंट दोनों साइडों में बराबर नंबर में है, इसलिए केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जब आपके रिएक्टेंट दोनों ही कंपाउंड हो तो कहलाती है कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये दोनों, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये दोनों मिलेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये सिंपल टाइप बना रखे हैं हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जिसके अंदर 2 एंड मोर देन 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाली देखते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन या टी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट रिवर्स होती है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट रिवर्स होते हैं। जिस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मल्टीपल रिएक्टेंट होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट होता है जो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है। सिंगल रिएक्टेंट होता है जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि those reactions in which a single compound breaks down to give 2 and more simple substance are called decombination या decomposition reaction। क्लियर है। इसको भी हम बात करते हैं कि जैसे कि फर्दर कि A और B है, मेरा कोई एक रिएक्टेंट है, ये टूटेगा A और B में दे प्रोडक्ट देगा। क्लियर है। सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट, किसका एग्जाम्पल है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब डीकंपोजिशन के लिए आपको किसी ना किसी तरीके से एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन में। क्लियर है। ये रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन जितनी भी हैं सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक क्या रिएक्शन होती है, ये हम इसको फर्दर आगे समझने वाले हैं। ठीक है, हमें रिएक्शन में क्या करना होगा, इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा। अब ये डिकम्पोजिशन या डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा है, अगर वो हीट की वजह से होता है तो कहलाती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कहलाती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये है मेरा एक रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है, ये हीट का सिंबल है, गर्म किया जाता है तो ये आपको मल्टीपल प्रोडक्ट देता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व हुआ है हीट का, इसलिए कहलाती है थर्मल डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, अगर ये डिकम्पोजिशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है तो कहलाता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस, या कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल आपका H2O, इसको हम एक, ये लिक्विड है,
इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड करवाएं, इलेक्ट्रोड लगाएं। अभी सिस्टम में डायग्राम बना देते हैं जिससे आपको क्या मिलता है, H2 मिलता है और O2 मिलता है। ठीक है, देखिए ये मेरा एक बीकर है जिस पे मेरा बना हुआ है, एक बीकर है जिसमें मैं वाटर लिया है। इसमें लगाए हैं इलेक्ट्रोड, इसमें लगाए हैं इलेक्ट्रोड। इनको किसी बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, वो कहलाता है एनोड। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है वो नेगेटिव होता है, कहलाता है कैथोड, नॉन एज कैथोड। ठीक है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो H2O का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन होने की वजह से जो आपका वाटर है वो जाता है आपका, ये टूटेगा H प्लस और O2 माइनस में। हाइड्रोजन जाएगा कहां पे, कैथोड पे। ऑक्सीजन जाएगा आपका एनोड के ऊपर और एनोड पे मिलेगा आपको ऑक्सीजन और कैथोड पे मिलेगा आपको हाइड्रोजन। क्लियर है, इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। इसके अलावा हम एग्जांपल और देख सकते हैं कि हमारा मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो आपको मिलेगा Na प्लस में मिलेगा Cl2 गैस। क्लियर है, अब ये Na कहां मिलेगा, Na मिलेगा आपको कैथोड पे और Cl मिलेगा आपको एनोड पे। ठीक है, फिर बाद में आता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप लाइट की वजह से, फोटोन की वजह से डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं तो ये कहलाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, लाइट, अगर एग्जांपल की बात करूं तो अगर मैं कहूं AgBr, ठीक है, इसके ऊपर अगर सनलाइट डाली जाए, सनलाइट डाली जाती है तो ये Ag प्लस में Br में टूट जाता है। क्लियर है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके ऊपर अगर लाइट ही डाली जाए, लाइट ही अगर डाली जाए तो ये H2O प्लस में ऑक्सीजन में टूट जाता है, H2O प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, अगर फोटोन की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ये कहलाता है फोटोलाइसिस, कहलाता है फोटोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, एक मोर एक्टिव सब्सटेंस लेस एक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड में से। जो भी आपका मोर और एक्टिव सब्सटेंस होगा वो अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में होता है, दूसरा सब्सटेंस जो लेस एक्टिव होता है वो अपने कंपाउंड फॉर्म में होता है। क्लियर है, अब कौन कैसा होगा, एक्टिव सब्सटेंस आपका मेटल है, नॉन मेटल है, इस बेस पे हमने इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। अगर आपका सब्सटेंस मेटल है डिस्प्लेस करने वाला और डिस्प्लेस होने वाला भी अगर मेटल है तो ये कहलाती है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं Zn की रिएक्शन करवाता हूं कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट को जिंक क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड में से और बनाएगा जिंक सल्फेट, बनाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस होके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, अब कौन किसको करता है, इसके लिए एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें कुछ मेटल्स को हमने अरेंज किया है। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि मोर रिएक्टिव या मोस्ट इलेक्टिव मेटल क्या करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल या एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद में बात करते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लेस
एक्टिव नॉन मेटल को मोर एक्टिव या मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या करती है, नॉन मेटल डिस्प्लेस करती है। इसका भी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। वो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरीके से होती है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, ऑक्सीजन, इसी के सिमिलर, ऑक्सीजन के सिमिलर होती है तुम्हारी ब्रोमीन, ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रोमीन। ब्रोमीन से कम होती है आयोडीन, आयोडीन से कम होती है सल्फर, सल्फर से कम होती है फास्फोरस। ये कुछ नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज फॉर नॉन मेटल। रिएक्टिविटी फॉर नॉन मेटल। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं AgBr की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाता हूं तो यहां पे क्लोरीन मोर रिएक्टिव है इन कंपेयर टू ब्रोमीन, तो ये क्लोरीन इसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी इसके कंपाउंड में से और बन जाएगा AgCl प्लस में Br। ठीक है, इसमें क्या है कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस कर रही है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को, इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। ये है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी कभी सम केस में मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या करती हैं, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट करती हैं उसके एसिड से। फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्ट विथ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है ZnSO4 प्लस में H2 गैस। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन का भी डिस्प्लेसमेंट करवाती है उसके एसिड से। नेक्स्ट चलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो अगर बेसिक तौर पे बात की जाए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट में तो सिंगल सब्सटेंस का डिस्प्लेस होता है, जो डिस्प्लेस करवाता है वो अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में होता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट होना है वो अपने कंपाउंड फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही सब्सटेंस जिनका डिस्प्लेसमेंट होना है कंपाउंड फॉर्म में होता है, आयनिक, बेसिकली आयनिक कंपाउंडों में होता है, तो दो या टू एंड मोर देन टू आयनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जिससे एक दूसरे के सब्सटेंस को, आयंस को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों रिएक्शन ही सॉल्यूशन में होती है। एग्जांपल की अगर बात करें तो लेड नाइट्रेट का ले लेते, ठीक, दोनों ही कंपाउंड फॉर्म में है, रिएक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। या तो हम कहें कि जिंक ने डिस्प्लेस किया है लेड को, या यूं कह दे कि लेड ने डिस्प्लेस किया है जिंक को, या यूं कह सकते हैं सल्फेट ने नाइट्रेट को या नाइट्रेट ने सल्फेट को डिस्प्लेस किया है और नई तरीके का प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि लेड सल्फेट प्लस में हो गया आपका जिंक नाइट्रेट। ठीक है, इस तरीके से एक ही रिएक्शन में दो सब्सटेंस का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसमें से एक कंपाउंड का डिस्प्लेसमेंट एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट के साथ हो जाता है। इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो दोज रिएक्शंस इन विच टू आयनिक compounds in the solution react by exchanging of their ions to form new compounds
are called double displacement reactions, are called double displacement reactions। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, दोनों को कंबाइंड रूप से रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रेडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शंस एक साथ होती हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, इसके अलावा रिमूवल हो ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। अगर इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बोले तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी ऑक्सीजन का एडिशन हो किसी सब्सटेंस में, हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो, या फिर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, इसी के विपरीत अगर रिडक्शन की बात करूं तो यहां पे एडिशन होता है किसका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन की अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि देखो ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई है और बना है क्या, CO2। ठीक है, तो किसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है, कार्बन के साथ। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। इस सब्सटेंस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों, क्योंकि इस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है। फॉर अगर दूसरा मैं एग्जांपल लूं तो हम ले सकते हैं ऑक्सीडेशन का एग्जांपल में, जैसे मेरे पास है कॉपर, इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करवा रहा हूं, ऑक्सीजन के साथ करवा रहा हूं। क्लियर है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर बनता है कॉपर ऑक्साइड, बनता है कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए मुझे 2 लेने पड़ेंगे। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन उसी सब्सटेंस का होता है जिसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ठीक है, अगर बात करूं मैं रिडक्शन, किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन। तो देखिए अगर बात की जाए इसको हटा देते हैं। देखिए अगर मैं कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड की ही रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना देता है H2O और कॉपर हमारा फिर से फ्री हो जाता है। तो रिमूवल हुआ है किसका, ऑक्सीजन का, किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो इस कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और ये रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉपर में, और हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन और कॉपर ऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, तो हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में चलती हैं, कभी भी अकेली ऑक्सीडेशन नहीं होती, कभी भी अकेली रिडक्शन नहीं होती। अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे सब्सटेंस का जरूर ही रिडक्शन होगा। दोनों रिएक्शन को एक साथ कंबाइंड रूप से रिडॉक्स कहा जाता है। ठीक है, ये थी हमारी बेसिक जानकारी रिडॉक्स की। ठीक है, अब सुनिएगा,
जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस भी सब्सटेंस का हमारा ऑक्सीडेशन होता है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और जिस भी सब्सटेंस का हमारा रिडक्शन होता है, वही सब्सटेंस हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। वही सब्सटेंस हमारा रिड्यूसिंग सब्सटेंस या एजेंट कहलाता है। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करवाता है। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दी, सॉरी उल्टा लिख दिया। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाने वाले का खुद का रिडक्शन होता है। और अगर कोई सब्सटेंस जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, या जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे का रिडक्शन करवाता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोजन। ये एप्लीकेशन है हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन स्लो ईटअप होता है मेटल्स का बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर्स। ये रिएक्ट करते हैं और मेटल के या तो बनाते हैं कार्बोनेट्स, या बनाते हैं ऑक्साइड, या बनाते हैं सल्फाइड। ये मेटल्स का स्लो ईटअप करते हैं, जिसे कहा जाता है कोरोजन। अगर मैं आयरन के केस में बात करूं, आयरन के केस में बात करूं तो ये आयरन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। ठीक है, जिससे बनेगा आयरन का ऑक्साइड बनेगा Fe2O3.XH2O। ये है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ये है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, जिसे कहते हैं रस्ट। और आयरन के कोरोजन को नाम दिया जाता है रस्टिंग। ठीक है। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और ये बनाता है कॉपर का ही कार्बोनेट और कॉपर का ही हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ये कहलाता है रस्टिंग। ये कोरोजन हो गया। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो बनाता है सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैकिश कलर का होता है। ये है सिल्वर की रस्टिंग। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि इसको कैसे बचा सकते हैं। रस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं? सबसे बेसिक तरीका है कि आयरन की सरफेस पे पेंट कर दिया जाए, जिसकी वजह से आयरन की सरफेस एयर और मॉइस्चर के संपर्क में नहीं आएगी, उसका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। जब कांटेक्ट खत्म होगा तो केमिकल रिएक्शन जो कि रस्टिंग वाली होती है नहीं हो पाएगी, तो आपका आयरन रस्टिंग से बच जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, उसकी सरफेस पे या तो ग्रीस लगा दें या ऑयल लगा दें। ऑयलिंग करके या ग्रेसिंग लगा के सरफेस पे आपको क्या करना है, एयर और मॉइस्चर का कांटेक्ट खत्म करना है। उसके अलावा थर्ड होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि आपकी जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन की सरफेस पे। जिंक की कोटिंग की जाती है, एक लेयर बनाई जाती है आयरन की सरफेस पे, जिसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिसकी वजह से ऑक्सीजन एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रस्टिंग नहीं होती है। नेक्स्ट रेंसिडिटी की बात करते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है कि हमारे जो भी फूड मटेरियल होते हैं जिसमें ऑयल और फैट होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो बैड स्मेल आती है और इनका टेस्ट भी खराब हो जाता है, जिससे फूड खराब हो जाता है, रेंसिडिटी कहलाती है। क्लियर है? इसको कैसे बचा सकते हैं? रेंसिडिटी से आपके फूड मटेरियल को कैसे बचा सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका है कि आप एंटीऑक्सीडेंट मिला दो उसमें, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को रोकें। क्या कहलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं। उसके अलावा
जो पैकिंग मटेरियल है उसमें वैक्यूम किया जाए, वैक्यूम जनरेट किया जाए। अगर पैकिंग मटेरियल में ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा फूड मटेरियल का, सब्सटेंस का, तो रेंसिडिटी नहीं होगी, इसका टेस्ट और स्मेल खराब नहीं होगी। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह के पैकेट आते हैं ना, उसमें जनरली क्या किया जाता है, उसकी रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए एयर के स्थान पर उस पर नाइट्रोजन डाली जाती है, रिप्लेसिंग बाई नाइट्रोजन, गैस भर दी जाती है नाइट्रोजन। अब जब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो खराब नहीं होगा। इसके अलावा ये जनरली हम घरों में काम में लेते हैं, हमारे जो भी फूड स्टफ है, जितना भी खाने पीने की चीजें होती हैं उसको हम रेफ्रिजरेट में रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे रेंसिडिटी की या ऑक्सीडेशन की जो नेचर है वो डिक्रीज हो जाती है। ये थे कुछ तरीके जिनसे आप रेंसिडिटी से बच सकते हैं। लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक सब्सटेंस। एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर अगर बाहर से हीट इन्वॉल्व हो रही है, बाहर से हीट देनी पड़ रही है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अगर ऐसी रिएक्शन जिससे ड्यूरिंग द रिएक्शन सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है तो वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो ये ग्राफ बना रहे हैं जिसके अंदर ये एक एनर्जी है, ये हमारी रिएक्शन है। इनिशियली एनर्जी है किसी रिएक्टेंट की, तो ये एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करते हैं और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहां से लेके और इसके मैक्सिमम अमाउंट तक की जो एनर्जी है हमारी कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। जीरो से लेके यहां तक का जो गैप है ये कहलाता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां से यहां तक का जो गैप है ये कहलाता है रिएक्टेंट की एनर्जी, ये कहलाता है RE, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां से यहां तक का जो गैप है ये कहलाता है हमारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? और इस एनर्जी बैरियर और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये एनर्जी का गैप है, ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, EA, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी बनती है रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस में एक्टिवेशन एनर्जी से। ठीक है, अब हमें यहां चेक करना है जो डिफरेंस है आपका प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी में, इसे कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी, हमेशा चेंज इन एंथैल्पी निकाला जाता है प्रोडक्ट की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी हमेशा कैलकुलेट किया जाता है प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। इस केस में प्रोडक्ट की एंथैल्पी है हमारी ज्यादा और रिएक्टेंट की एंथैल्पी है कम, तो हमारा जो चेंज इन एंथैल्पी आता है वो आता है पॉजिटिव। और पॉजिटिव आने का मतलब है कि कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से कुछ अमाउंट, इतना अमाउंट इसने गेन किया है, बाहर से एनर्जी सप्लाई हुई है, इसकी वजह से प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा ही है, इस वजह से प्रोसेस कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये प्रोसेस कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं तो एक्सोथर्मिक में वही रिएक्शंस हम देते हैं। इनिशियल ये हमारी रिएक्टेंट की है, ये हमारी प्रोडक्ट की है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये एक एनर्जी गैप क्लियर करके यहां तक पहुंचे हैं, ये हमारी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, यहां से यहां तक की
हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। और ये जो एनर्जी का गैप आया है, ये जो एनर्जी का गैप है, ये है हमारा डेल एच। और ये डेल एच कैसे आता है? डेल एच आता है एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की एंथैल्पी की वैल्यू कम है क्योंकि हमारी एनर्जी बढ़ रही है इस तरफ, ठीक है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा हमारा नेगेटिव में, यानी कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए प्रोसेस कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये था कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में मेरी तरफ से। जुड़े रहिए हाई मार्क्स एकेडमी के साथ। मैं आपका दोस्त शेर सिंह।